जब वह ऑफिस से निकली, नीले आसमान से गुनगुनी धूप की चादर नदारद थी। वह टकटकी बांधे काले बादलों से भरे आकाश को घूरने लगी, जो किसी भी पल बरसने को तैयार था। वह मुस्कुराई, पर कुछ और सोचती। इससे पहले ही पेड़ पर अटकी पतंग सी ऑफिस के सुनहरे नोटिस बोर्ड पर रह रहकर फरफराते कागज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह आगे बढ़कर उसे देखने लगी। अगले दिन भी समय पर ऑफिस पहुंचने की सूचना चस्पा थी। देखते ही सप्ताह भर की थकान उतारने के उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। ये लो, गई भैंस पानी में। अब कर लो आराम। अब तो साप्ताहिक अवकाश भी मारा गया। नोटिस देखकर रोमा ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक गहरी सांस छोड़कर लंबे लंबे डग भरती हुई अपने घर की ओर निकल पड़ी। भागम भाग भरी जिंदगी की आपाधापी में घर और बाहर दोनों को अकेले संभालते संभालते रोमा अंदर से कहीं टूटती जा रही थी। खैर, घर पहुंचते ही वह अपने काम में जुट गई। सबको खाना खिला पिलाकर अगली सुबह की तैयारी करते करते रात का एक पहर गुजर गया। घड़ी ने जब 11 का घंटा बजाया तो वह अलार्म लगाकर सुबह के बारे में सोचती हुई बिस्तर पर जा लेटी। थकान से चूर पोर पोर टूटते बदन को नींद ने कब अपने आगोश में ले लिया, उसे इस बात का पता भी न चला। और जब आँख खुली तो सुबह के 6:15 बज रहे थे। समय देखते ही वह हड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, हे भगवान, ये अलार्म बजा क्यों नहीं? लगता है आज भी देर होगी और बॉस की 1000 बातें सुननी पड़ेगी। वह बड़बड़ाते हुए उठी और जल्दी जल्दी घर का काम समेटने लगी। खाने के लिए सब्जी चावल चढ़ाकर चाय के लिए तुलसी की पत्ती तोड़ने बालकनी में आई तो उसकी नज़र अपने पति विनोद पर पड़ी, जो रिमझिम फुहारों से आँख मिचौली खेलते बादलों की ओट में छिपे सूरज को अर्घ देते देते रुककर सड़क की ओर लगातार एकटक घूरे जा रहा था। उसका यूं रुक रुक कर घूरना उसे अजीब लगा, तो वह भी उत्सुकतावश कि गली में ऐसा क्या है जो विनोद अर्घ देते हुए रुक गया, देखने के लिए उसी की ओर आ गई। क्या हुआ? ऐसा भी क्या देख लिया जो जल देते देते रुक गए? उसने गली की ओर देखते हुए विनोद से बहुत ही साधारण सवाल किया। रोमा की आवाज से चौंक कर विनोद ने कहा, राम 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 राम। देखो ना, क्या जमाना आ गया है। पति को मरे अभी अरसा भी नहीं बीता और ये मैडम सच संवर कर आवारागर्दी करने निकल पड़ी। राम 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 राम। रोमा ने देखा कि सड़क पर पड़ोस की बहू नुपुर, जिसके पति की एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसे अनुकंपा के आधार पर उसकी जगह मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पर रख लिया गया था, हल्की नीली साड़ी पहने चली जा रही थी। उसके लिए विनोद के ऐसे शब्द रोमा को बुरी तरह चुभ गए। क्यों? उसने ऐसा भी क्या कर दिया? वह बेचारी ऑफिस ही तो जा रही है, और क्या। अरे सजी सवरी है तो तुम ऐसे बोलोगे? बेचारी साधारण सी साड़ी ही तो पहन रखी है और तुम्हें वो भी रास नहीं आ रहा है। अरे मैंने मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम बहस पर उतारू हो गई और देखती नहीं हो? उसके मर्द को मरे अभी महीना भर नहीं बीता और ये मैडम चल दी नौकरी करने। ऐसी भी भुखमरी नहीं आ गई थी, कम से कम साल तो पूरा होने देती, फिर कर लेती जो करना है। खैर, इससे मुझे क्या, वो जाने और उसके घर वाले। विनोद ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कंधे उचकाए और अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गया।
रोमा को बुरा तो बहुत लगा, पर वह उससे बहस करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी जब से कैंसर ने उसके शरीर में अपने पैर फैलाए हैं, सभी से कम ही बोलती है, फिर बहस की तो बात ही नहीं। रोमा तुलसी की पत्तियां लेकर अंदर की ओर जैसे ही मुड़ी, उसका सामना विनोद के दोस्त सोनू से हो गया। प्रणाम भाभी जी, कैसी हैं? ठीक हूँ भाई साहब, आप इस समय? हाँ, वो विनोद से ज़रा काम था, तो सोचा सुबह ही मिल लेता हूँ, और इसी बहाने आपके हाथों की चाय भी मिल जाएगी। सोनू ने रोमा के हाथ में तुलसी की पत्तियां देखते ही बात बनाते हुए बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, मैं चाय ही बनाने जा रही थी, अभी लाती हूँ। तब तक आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। विनोद की ओर इशारा करते हुए रोमा रसोई की ओर निकल गई। उसके जाते ही, और बता यार, क्या हाल है? भाभी की तबीयत कैसी है? चेहरा तो बड़ा उतरा उतरा लग रहा है। देख तो रहा है यार, बस चल रही है, और अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। विनोद ने लापरवाही से आह भरते हुए कहा। तो फिर आगे क्या सोचा है? आखिर कब तक गले में लटकाया रहेगा? छोड़ क्यों नहीं देता? अरे यार, ज़रा धीरे बोल, सुन लिया तो आफत हो जाएगी। और यह छोड़ने की बात क्यों कर रहा है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को भला कोई छोड़ता है क्या? विनोद ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। सोने का अंडा? मैं कुछ समझा नहीं यार। और तू तो दूसरी वाली को देख रहा था ना, किसी कहीं कोई, उसका इरादा बदल दिया क्या? अरे नहीं यार, करूँगा करूँगा, जल्दी करूँगा। कुटिलता से मुस्कुराते हुए विनोद बोला। अरे वाह, मतलब बात पक्की हो गई। पर भाभी का क्या करेगा? ये भी रहेगी। रहेगी मतलब? इनके रहते हुए क्या वो तुझे दूसरी करने देंगी? हाँ भाई हाँ, तेरी भाभी को मना लिया है मैंने। मान गई? मगर कैसे? अभी तक तो बड़ा हंगामा मचा रखा था। सोनू ने एकदम चौंकते हुए पूछा। हाँ यार, ये औरतें भी ना बड़ी बेवकूफ़ होती हैं। मैंने रोमा को समझा दिया कि मैंने सिर्फ तुझसे ही प्यार किया है, और हमेशा तुझसे ही करूँगा। बस इस हालत में, जब तुझे पूरे आराम की ज़रूरत है, तब काम के चक्कर में तेरा यूं दिन रात हलकान रहना मुझसे देखा नहीं जाता। मैं भी काम के कारण तेरी मदद नहीं कर पाता, इसलिए ही तो कर रहा हूँ दूसरी शादी। वैसे उसके आने के बाद भी तू रानी बनकर ही रहेगी, और वो तो तेरी तीमारदारी करेगी, तेरा हुक्म बजाएगी, और इसी बहाने एक गरीब बेसहारा को आश्रय मिल जाएगा। बेचारी दो रोटी के बदले पड़ी रहेगी। अब तेरा यूं खटना मुझे अच्छा नहीं लगता। विनोद की बात सुनकर सोनू बोला। अरे वाह, तू तो बड़ा शातिर निकला। और बता, वो दूसरी वाली के बारे में, वो तेरे जाल में कैसे फंस गई? अरे यार, तू भी ना बाल की खाल तक जानना चाहता है। तो सुन, उससे भी वही कहा कि रानी तो तू ही रहेगी, वह बीमार बेचारी एक कोने में पड़ी रहेगी, सरकारी नौकर जो ठहरी, जब तक जिएगी देती रहेगी, और तू राज करेगी। वाह मेरे शेर, क्या तीर चलाया है! एक तीर से दो शिकार। एक व्यंग्यात्मक हंसी उनके चेहरे पर फैली ही थी कि कप प्लेट के जमीन पर गिरने की खनखनाहट सुन दोनों चौंक गए। तो आप सुन रहे थे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा पुरस्कृत कहानी अस्तित्व का पहला भाग, जिसे लिखा है गीता कैथल ने,
तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आपके समक्ष होगा। धन्यवाद।